अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक एक शब्द का महत्व होता है। अगर एक शब्द इधर से उधर हो गया तो आने वाले कई सालों तक दो देशों के संबंध पेचीदा हो जाते हैं। भारत, चीन और तिब्बत के मामले में भी यही हुआ। षड्यंत्र पूर्वक एक शब्द इधर से उधर कर दिया गया और तिब्बत हमेशा के लिए चीन का हो गया। सिर्फ एक शब्द बदलने से चीन को तिब्बत पर हमला करने का मौका मिल गया और यह शब्द किसने बदला था, ये आज तक एक राज है। इस मामले में उस समय देश के प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू पर भी उंगली उठती है। दरअसल हुआ यूं था कि 26 अगस्त 1950 को भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से चीन की सरकार को तिब्बत के ऊपर एक बेहद महत्वपूर्ण पत्र भेजा गया। यह पत्र चीन में भारत के राजदूत पन्नीकर के जरिए चीनी सरकार तक पहुंचाया जाना था। इस महत्वपूर्ण पत्र का सब्जेक्ट था तिब्बत्स ऑटोनॉमी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ चाइनीज सुजरेनिटी, यानी हिंदी में इसका मतलब हुआ कि चीन के अधिराज्य में तिब्बत की स्वायत्तता। लेकिन चीनी सरकार के हाथ में जब यह पत्र पहुंचा तो इस पर लिखा हुआ था तिब्बत्स ऑटोनॉमी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ चाइनीज सोवरेनिटी, यानी हिंदी में इसका मतलब हुआ कि चीन की संप्रभुता में तिब्बत की स्वायत्तता। यानी बड़ी चालाकी से किसी ने सुजरेनिटी यानी जिसका मतलब अधिराज्य यानी देखरेख होता है उसे बदलकर सोवरेनिटी यानी संप्रभुता में तब्दील कर दिया। दरअसल शब्दों का यह हेरफेर एक बेहद बड़ी साजिश थी। हमने इस पत्र के जरिए सीधे सीधे चीन में तिब्बत की संप्रभुता यानी सोवरेनिटी को स्वीकार कर लिया था। आपने अक्सर सुना होगा कि जब किसी देश पर हमला होता है या उसके आंतरिक मामलों में दखल दिया जाता है तो वो देश कहता है कि ये हमारी संप्रभुता पर हमला है। उसी तरह जब हमने खुद ये मान लिया कि तिब्बत पर चीन की संप्रभुता है, उसी दिन हमने तिब्बत को तश्तरी में रखकर चीन को सौंप दिया। भारत का यह पत्र मिलते ही चालाक चीन ने देर नहीं की और ठीक 40 दिन बाद 6 और 7 अक्टूबर की रात 1950 को तिब्बत पर हमला बोलकर उसे दुनिया के नक्शे से मिटा दिया। जाहिर है इतनी बड़ी गलती छिपी नहीं रह सकती थी। कोलकाता के अंग्रेजी अखबार द स्टेट्समैन ने इस गलती को एक साजिश करार दिया था। जाहिर है जब पूछताछ हुई तो विवाद और भी गहरा गया। सभी को शक था कि चीन में भारत के राजदूत के.एम. पन्नीकर ने जानबूझकर पत्र में सुजरेनिटी को मिटाकर सोवरेनिटी शब्द लिख दिया। बाद में इस पर पन्नीकर ने मीडिया को सफाई देते हुए कहा, संप्रभुता वाक्य वाला पत्र मुझे भारत के विदेश मंत्रालय ने लिखकर भेजा था। मैंने इसका विरोध किया था लेकिन मुझे आदेश मिला कि मैं बिना कोई परिवर्तन किए ये पत्र चीन की सरकार को सौंप दूं। पन्नीकर अपनी सफाई दे रहे थे लेकिन बाद में जाकर भारत की विदेश उप मंत्री बनी लक्ष्मी नंदन मेनन ने लोकसभा में कहा, भारत द्वारा भेजे गए पत्र में सुजरेनिटी शब्द का इस्तेमाल था, ना कि सोवरेनिटी शब्द का। यह कहना भी गलत है कि चीन में भारत के राजदूत ने इसका कोई विरोध किया था। पन्नीकर सच बोल रहे थे या झूठ, ये तो नहीं पता, लेकिन कुछ बातें आईने की तरह साफ हैं। जैसे कि पन्नीकर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बेहद खास थे। विदेश मंत्रालय खुद नेहरू के अधीन था और वो चीन पर पन्नीकर की सलाह आंख मूंद कर मानते थे। वहीं पन्नीकर नेहरू की तरह ही वामपंथी सोच के थे और वह नेहरू की तरह ही चीन, माओ और चौ एन लाई से बेहद प्रभावित थे। इसका जिक्र और सबूत मैं आपको अपने पिछले वीडियो में दे चुका हूं। इतना ही नहीं, पन्नीकर नेहरू के सबसे बड़े चापलूसों में से एक थे और ये बात मैं नहीं कह रहा बल्कि ये बात कही है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डीपी मिश्रा ने। डीपी मिश्रा कांग्रेस के चाणक्य कहे जाते थे और उन्होंने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उन्होंने पन्नीकर और नेहरू के रिश्तों के बारे में क्या लिखा था वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने लिखा था कि पन्नीकर चीन में भारत के प्रतिनिधि होने के बजाय नेहरू के प्रतिनिधि ज्यादा हैं। आज़ादी के पहले पन्नीकर बीकानेर रियासत के महाराजा के दीवान थे। जिस प्रकार से पन्नीकर अब नेहरू के विचारों का सम्मान करते हैं उसे देखकर लगता है कि उनके लिए बीकानेर के महाराज की जगह एक नए महाराज यानी नेहरू ने ले ली है। पन्नीकर और नेहरू के करीबी संबंधों की वजह से कई लोग मानते हैं कि तिब्बत पर चीन की संप्रभुता को मानने वाले पत्र की जानकारी निश्चित तौर पर नेहरू को रही होगी या यह भी हो सकता है कि इसमें उनकी हामी रही हो, क्योंकि नेहरू देश के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ विदेश मंत्री का पद भी अपने पास ही रखते थे। पन्नीकर के जरिए नेहरू पूरी दुनिया में चीन के लिए लॉबिंग करते थे। यहां तक कि उन्होंने चीन का पक्ष रखने के लिए पन्नीकर को पश्चिमी देशों के दौरे पर भी भेजा था। पन्नीकर कितने ताकतवर थे इसका जिक्र भारत में कनाडा के हाई कमिश्नर रहे एस्कॉट रीड ने अपनी किताब इनवॉय टू नेहरू में किया है। उन्होंने लिखा है कि मुझे आगाह किया गया था कि प्रधानमंत्री नेहरू पर वी.के. मेनन और के.एम. पन्नीकर का बेहद प्रभाव है। नेहरू के सामने इन दोनों की आलोचना करने का कोई फायदा नहीं है।
भारत के सियासी गलियारों में एक कहावत है कि प्रधानमंत्री नेहरू को मेनन से प्यार है और पन्नेकर का वो आदर करते हैं। तो देखा आपने, चीन के मामले में भारत को बर्बाद कर देने वाले मेनन और पन्नेकर के बारे में नेहरू कोई बुराई बर्दाश्त नहीं करते थे। यहां तक कि सरदार पटेल ने भी जब पन्नेकर के खिलाफ नेहरू को पत्र लिखा तो नेहरू ने उसे भी अनदेखा कर दिया। दरअसल जब चीन ने तिब्बत पर हमला किया तो पन्नेकर ने जानकारी भारत सरकार से छुपाई। कितने शर्म की बात है कि भारत को यह खबर अपने राजदूत से नहीं बल्कि रेडियो पर बीबीसी के बुलेटिन से मिली। इसी बात से नाराज होकर सरदार पटेल ने 7 नवंबर 1950 को नेहरू के नाम एक ऐतिहासिक पत्र लिखा। आपने ये पत्र पढ़ा होगा, जिसमें दूरदृष्टा सरदार पटेल ने चीन के खतरे के प्रति नेहरू को आगाह किया था। इस पत्र में सरदार पटेल ने लिखा था कि चीन ने तिब्बत पर भीषण आक्रमण करने के लिए अपनी सेनाएं तैयार करने के साथ साथ हमारे राजदूत पन्नेकर के मन में यह गलत धारणा बैठा दी कि वो कभी तिब्बत पर हमला नहीं करेंगे। ऐसा लगता है कि हमारे राजदूत पन्नेकर की भी ऐसा ही सुनने की इच्छा थी। सरदार पटेल आगे लिखते हैं कि कम्युनिस्ट भी उतने ही बुरे साम्राज्यवादी हो सकते हैं जितना कि कोई और देश। चीन की नज़र सिर्फ हिमालय की ढलानों पर ही नहीं बल्कि असम के महत्वपूर्ण हिस्सों पर भी है। चीन के विस्तारवाद में उनकी विचारधारा भी शामिल है। इसलिए ये चीन को पश्चिमी साम्राज्यवादियों से 10 गुना ज्यादा खतरनाक बनाता है। चीन अब हमारी सीमा तक आ गया है। हमें चीन से चौकन्ना रहना होगा और अपने सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना होगा। यह भी साफ हो गया है कि हम भले ही चीन को अपना मित्र मानते हों लेकिन वो हमें अपना मित्र नहीं मानता। इसके अलावा ये वामपंथी विचारधारा होना कि जो हमारे साथ नहीं है वो हमारा दुश्मन है, ये एक बहुत बड़ा इशारा है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। इसके बाद सरदार पटेल एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि चीन ने तिब्बत पर जो आक्रामक रुख दिखाया है उसके बाद भारत को अब यूनाइटेड नेशंस में चीन की पैरवी नहीं करना चाहिए। भारत को अब चीन, सोवियत संघ, ब्रिटेन और अमेरिका से अपने रिश्तों पर नए सिरे से विचार करना चाहिए। चीन की चेतावनी पर सरदार पटेल ने जो पत्र नेहरू को लिखा था वो भारतीय राजनीति के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ पत्र है। इस पत्र में सरदार पटेल ने जैसा जैसा लिखा था बाद में जाकर वैसा वैसा हुआ। पर अफसोस नेहरू ने पटेल के इस पत्र का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा और पत्र लिखने के 38 दिन बाद ही 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल का निधन हो गया। लेकिन इस पत्र के जवाब में नेहरू ने एक नोट लिखा था। ये नोट कैबिनेट की बैठक में प्रस्तुत किया गया था। इस नोट में नेहरू ने सरदार पटेल के विचारों का जो अपमान किया था उसे सुनकर आपका भी खून खौल जाएगा। सरदार पटेल के पत्र पर नेहरू ने जो नोट लिखा था उसके मुताबिक यह बिल्कुल असंभव है कि चीन भारत पर हमला कर सकता है। यह बिल्कुल तर्कहीन बात है कि चीन हिमालय को पार करके आक्रमण करने का दुस्साहस करेगा। यह विचार कि कम्युनिज्म का मतलब विस्तारवाद या युद्ध होता है या फिर चीनी साम्यवाद का मतलब भारत की तरफ विस्तार ही है, ये एक हल्का विचार है। सुना आपने, खुद को विदेश नीति का चाणक्य समझने वाले जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल के विचारों को हल्का यानी स्तरहीन बताते हैं। इतना ही नहीं, कॉमरेड नेहरू अपने कम्युनिस्ट भाइयों यानी चीन का बचाव करने के लिए सरदार पटेल की सलाह को तर्कहीन यानी बिना किसी तर्क का बता देते हैं। इस बात के 70 साल गुजर जाने के बाद अब आप ही बताइए कि नेहरू और पटेल में से किसकी सोच स्तरहीन थी और किसके विचार तर्कहीन साबित हुए। खैर, आगे बढ़ते हैं। तिब्बत को हड़पने की चीनी चाल में नेहरू ने जाने अनजाने में अपना भरपूर योगदान दिया। तिब्बत के मसले पर चीन को जस्टिफाई करने के लिए नेहरू ने वो तक कह दिया जो आज तक दुनिया के किसी प्रधानमंत्री ने अपने खुद के देश के लिए नहीं कहा होगा। नेहरू ने चीन को सही साबित करने के चक्कर में खुद अपने देश भारत को विस्तारवादी कह दिया, यानी वो देश जिसकी नज़र दूसरे देशों पर होती है। जी हाँ, नेहरू ने 18 नवंबर 1950 को विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को लिखे पत्र में अपने ही देश भारत को विस्तारवादी बताया था। इस पत्र का उल्लेख सिलेक्टिव वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में किया गया है। वहीं इस पत्र के बारे में वरिष्ठ पत्रकार अरुण शौरी ने अपनी किताब भारत चीन संबंध में भी लिखा है। वो लिखते हैं कि नेहरू ने जो लिखा वो बेहद विस्मयकारी है। नेहरू पत्र में लिखते हैं कि भारत और चीन दोनों एशिया के 2 बड़े देश हैं जो एक दूसरे के साथ अपनी सीमा बांटते हैं। अपनी इसी इच्छा शक्ति की वजह से दोनों के अंदर विस्तारवादी प्रवृत्तियां हैं। अरुण शौरी आगे लिखते हैं कि चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया लेकिन भारत ने
कभी इस तरह का काम नहीं किया था। फिर भी नेहरू को तिब्बत पर चीनी आक्रमण का विरोध ना करना पड़े, इसलिए वो भारत और चीन को एक जैसा यानी विस्तारवादी बता देते हैं। सुना आपने, क्या कोई प्रधानमंत्री अपने देश के लिए विस्तारवादी जैसा घिनौना शब्द इस्तेमाल कर सकता है? अब आगे सुनिए, इसी पत्र में नेहरू ने और क्या क्या अजीबोगरीब तर्क दिए। कई बार तो आपको ऐसा लगेगा कि यह पत्र भारत के प्रधानमंत्री नेहरू ने नहीं बल्कि चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने लिखा है। नेहरू आगे लिखते हैं इस पत्र में कि मेरा मानना है कि तिब्बत पर हमले के पीछे चीन का भी कोई कारण रहा होगा। हमें तिब्बत पर हुए आक्रमण को बिना किसी विरोध के स्वीकार कर लेना चाहिए। यह तिब्बत के हित में भी होगा कि हम उस पर चीनी विजय को चुपचाप स्वीकार कर लें। हम तिब्बत की रक्षा नहीं कर सकते। अगर हमने तिब्बत को बचाने का प्रयास किया तो उसे हम और संकट में डाल देंगे। चीन से अपनी दोस्ती और अपनी कायरता छुपाने के लिए नेहरू पूरी दुनिया से झूठ बोल रहे थे। चीन को बचाने के लिए वो हर जगह ये तर्क दे रहे थे कि ब्रिटेन और अमेरिका के डर से चीन ने तिब्बत पर हमला किया है। वहीं नेहरू पूरी दुनिया के अंदर ये डर पैदा कर रहे थे कि अगर तिब्बत में कुछ हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। चलिए मान लेते हैं कि नेहरू का यह विचार सही है, लेकिन तिब्बत के मसले पर उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में तिब्बत का साथ क्यों नहीं दिया? यूएन में तिब्बत की आवाज वैसे तो भारत को उठानी चाहिए थी, लेकिन उसकी आवाज उठाई गुमनाम से अमेरिकी देश अल सल्वाडोर ने। वो तिब्बत के पक्ष में प्रस्ताव लेकर आया, लेकिन नेहरू ने तिब्बत को संयुक्त राष्ट्र में भी अकेला छोड़ दिया। नेहरू के इस धोखे को जाने माने फ्रेंच लेखक क्लाउड आरपी ने अपनी मशहूर किताब तिब्बत द लास्ट फ्रंटियर में विस्तार के साथ लिखा है। इस किताब के मुताबिक नेहरू ने भारत की नीति कुछ यूं बयां की थी। मेरा मानना है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र में तिब्बत की अपील का समर्थन नहीं करना चाहिए। मुझे तो यह भी लगता है कि संयुक्त राष्ट्र में इस मसले पर चर्चा ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वहां बहुत सी कटु बातें कही जाएंगी जो मामले को और खराब कर देंगी। इससे युद्ध की आशंका बढ़ जाएगी, जिसे हम भी नहीं रोक पाएंगे। तो देखा आपने, हजारों हजार किलोमीटर दूर बैठा अल सल्वाडोर जैसा छोटा सा मुल्क चीन के खिलाफ खड़ा था और हम पड़ोसी होकर भी अपने तिब्बती बौद्ध भाइयों को बचाने से पीछे हट गए। लेकिन नेहरू के धोखे यहीं खत्म नहीं होते। तिब्बत में चीन की लाल सेना के अत्याचार हद से आगे बढ़ चुके थे और ऐसे समय में दलाई लामा 1956 में भारत आए। वो वापस तिब्बत नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने अपनी इच्छा नेहरू को बता भी थी, लेकिन तभी वो हुआ जिसने सबको चौंका दिया। चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने दिल्ली में पूरे 12 दिन के लिए डेरा डाल दिया। सोचिए, अब नेहरू, चाउ एन लाई और दलाई लामा तीनों दिल्ली में हैं। उसी वक्त अमेरिका में रहने वाले दलाई लामा के दोनों सगे बड़े भाई जिग्मे नोरबू और ग्यालू थोंडुप भी दिल्ली आ गए थे। कहा जाता है कि नेहरू सरकार के कहने पर भारतीय खुफिया एजेंसियों ने दलाई लामा को उनके दोनों बड़े भाइयों से इसलिए दूर रखा कि वो तीनों मिलकर चीन के खिलाफ कोई रणनीति ना बना ले। कहते हैं कि नेहरू ने और चाउ एन लाई ने दलाई लामा पर दबाव डाला और उन्हें तिब्बत लौटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इस यात्रा के दौरान दलाई लामा के कहने पर नेहरू ने उनसे यह वादा किया कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर के सामने तिब्बत के मुद्दे को उठाएंगे। लेकिन क्या नेहरू ने सच में अपने वादे को निभाया? इस सवाल का जवाब मिलता है अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के अधिकारी ब्रूस रिडेल की किताब जेफकेस फॉरगेटन क्राइसिस के पेज नंबर 10 पर। इस पन्ने पर ब्रूस रिडेल नेहरू और अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर की मुलाकात का पूरा लेखा जोखा देते हुए लिखते हैं कि नेहरू ने अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर पर यह दबाव डालने की कोशिश की कि वो सुरक्षा परिषद में कम्युनिस्ट चीन की स्थायी सदस्यता के लिए सहयोग दें। नेहरू ने राष्ट्रपति आइजनहावर से कहा कि चीन की कम्युनिस्ट सरकार 60 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, उसे आज नहीं तो कल सुरक्षा परिषद में जगह देनी ही होगी। राष्ट्रपति आइजनहावर के दिमाग में कोरिया युद्ध में चीन की भूमिका की याद ताज़ा थी, इसलिए उन्होंने नेहरू के सामने सुरक्षा परिषद में चीन के प्रवेश पर असहमति जता दी। इसके बाद ब्रूस रिडेल एक महत्वपूर्ण बात लिखते हैं कि इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता कि नेहरू ने इस मुलाकात में राष्ट्रपति आइजनहावर से तिब्बत पर चीन के कब्जे पर बात की और ना ही नेहरू ने आइजनहावर के सामने दलाई लामा द्वारा उठाए गए मुद्दों का जिक्र किया। तो अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के वरिष्ठ अधिकारी ब्रूस रिडेल की किताब से 2 बातें सामने आती हैं। पहली ये कि नेहरू जी जान से अपने मित्र चीन को
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जगह दिलवाने के लिए लगे हुए थे। और दूसरी बात यह कि उन्होंने तिब्बत और दलाई लामा से किए अपने वादे को तोड़ दिया था। साफ शब्दों में कहा जाए तो तिब्बत के मासूम लोगों को चीनी भेड़ियों के आगे फेंक देने का जो महापाप नेहरू ने किया था, उसका अंजाम भारत को 1962 में भुगतना पड़ा और आज तक भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर